नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटक की। और कर्नाटक के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर का चुनाव। जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले ही कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र समझ में आ गया। राष्ट्रीय चरित्र इसलिए समझ में आ गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है। 93 सीटों में से 51 नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। 93 सीटों में से 90 सीटों में से 51 लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बची 39 सीटें। उनमें से भी केवल 31 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। यानी कि कांग्रेस अब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हो गई बड़ा भाई और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई छोटा भाई। अब ये 31 सीटों पर लड़ेंगे जम्मू में। इसके अतिरिक्त बाकी पार्टियों से भी उनका कोलैबोरेशन है, तो वो लोग लड़ेंगे। ये बता रहा है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद या अध्यक्ष हटने के बाद, जो भी इस समय चल रहा है, या खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद, ये ऐसा एक माहौल आ गया है, ऐसा एक दौर आ गया है कांग्रेस के लिए कि वो बड़े भाई से छोटे नन्हे मुन्ने भाई की भूमिका में आ गया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती है हम 370 दोबारा ले आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 35 कैपिटल ये दोबारा ले आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि ये लाकर वो जम्मू कश्मीर के अंदर दलितों का अधिकार छीन लेंगे, जो उनको अब सामान्यता मिला है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर के जो दलित हैं, वो दलित अभी तक 1956 से लेकर अभी तक वो अधिकारों से वंचित थे, क्योंकि आर्टिकल 35 कैपिटल ए उनके ही नानी के अब्बा ने दिया था। और वो देकर वहां पर एक ऐसा एनार्की बना दी थी कि वो सुपर स्टेट हो गया था, भारत सरकार के ऊपर भी बैठता था। वेस्ट पाकिस्तान से जो आए, यानी कि आज के पाकिस्तान से जो लोग आए, उन पाकिस्तान से आए लोगों को भी अधिकार नहीं है। महिलाओं के अधिकार छीनने का प्रयास किया गया कि जो महिलाएं जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह करेंगी या निकाह करेंगी, उनके कोई अधिकार नहीं रहेंगे, वो सक्सेशन नहीं कर पाएंगी। रिजर्वेशन भी बड़ा खतरनाक, एस सी एस टी ओबीसी रिजर्वेशन के विषय में भी नेशनल पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। ये रिजर्वेशन रिजर्वेशन लगातार चिल्ला रहे हैं, कैटेगरी कैटेगरी चिल्ला रहे हैं। क्या ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एस सी एस टी ओबीसी की कैटेगरी करी जानी चाहिए और वहाँ पर भी जाति जनगणना की जानी चाहिए? क्या ये राहुल गांधी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पर रहने वाले लोग, जो कि बकरवाल ग्रुप से आते हैं, तमाम गुर्जर से आते हैं, तमाम और जातियां हैं, उनका भी जाति जनगणना कराई जाएगी? क्या वो बताएंगे कि जाति जनगणना के मामले में शिया सुन्नी और जो छोटी जातियां हैं मुसलमानों की, उनकी जनगणना कराई जाएगी? यहाँ तो जनगणना इस लेवल पर वो लगे हुए हैं कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जनगणना दिखा रहे हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी रिजर्वेशन उनको चाहिए, क्रिकेट की टीम में भी रिजर्वेशन चाहिए, फुटबॉल की टीम में रिजर्वेशन चाहिए, हॉकी की टीम में रिजर्वेशन चाहिए, और इंटरनेशनल खिलाड़ी ओलंपिक की टीम में रिजर्वेशन चाहिए। देश की जो सबसे टॉप की टीम बैठती है सेक्रेटरीट, उसमें भी उनको रिजर्वेशन चाहिए। क्या वो अब रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में भी मांगेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस से कॉन्ट्रैक्ट करके या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो उन्होंने कोलेबोरेशन किया, वो अपने आप में बहुत पोल खोल रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त कांग्रेस की सबसे खास बात है भ्रष्टाचार। खाएंगे और खाने देंगे। लोग कहते हैं, जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, वो कहते हैं साहब कांग्रेस इसलिए अच्छी थी कि खाते भी थे और खिलाते भी थे, हमें कोई उनसे समस्या नहीं, क्योंकि वो खिलाने के साथ साथ खुद भी खाते थे। जो खुद खाएगा वो खाने की अनुमति भी देगा, और खूब बढ़िया हिसाब चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ना खाएंगे ना खाने दूंगा, ये सब कुछ चलता है। फिर भी ये जो भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने हिसाब से कर ही लेते हैं और सरकार को बदनामी करते हैं। लेकिन कांग्रेस के इस राष्ट्रीय चरित्र का, जो भ्रष्टाचार का राष्ट्रीय चरित्र है, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करी जा रही हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड घोटाले की बात की जा रही हो, चाहे प्रॉपर्टी घोटाले की बात की जा रही हो, कोयला घोटाले की, 2G घोटाला, 3G घोटाला और जीजाजी घोटाला, ऐसे तमाम सैकड़ों घोटाले उस सरकार के समय पर आए थे। अब जहां राज्य की सरकार होगी, जब घोटाले राष्ट्रीय चरित्र है, तो क्या राज्य की चरित्र को अलग किया जा सकता है? कर्नाटक में उनकी सरकार है और कर्नाटक में लगातार 3-4 बातें आ गई। एक बात तो अभी 2 दिन से बहुत कुछ हाईलाइट है कि एक वीडियो वायरल हुआ, एक फोटो वायरल हुई। कन्नड़ का जो एक सुपरस्टार, कहते हैं सुपरस्टार हैं, कन्नड़ का स्टार दर्शन,
मर्डर केस में अंदर है, जेल के अंदर। और जेल के अंदर वो बढ़िया कॉफ़ी पी रहे हैं, बढ़िया, मतलब एक एक वीआईपी व्यवस्था दे रखी है दर्शन को। वो वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद हंगामा हुआ कि भाई आप 302 का जो अपराधी है, 302 का जो आरोपी है, 302 के आरोपी को जेल में बिठाकर आप बढ़िया वहाँ चाय नाश्ता करवा रहे हो, बढ़िया वहाँ पर उसको पंचभोग खिला रहे हो। किस प्रकार की सरकार है आपकी? क्या कोई स्टार या कोई अपराधी स्टार हो सकता है? लेकिन हाँ, कांग्रेस की नज़र में तो होता ही है। मुसीबत तब सामने आई जब कर्नाटक के अंदर लैंड अलॉटमेंट का मामला, मुडा का मामला, तो हम जान ही रहे हैं कि उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो गया मुडा के मामले में। और मुडा के मामले में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होने के बाद जिस प्रकार से गवर्नर ने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया, मुकदमेबाजी हो रही है, उनको जेल जाना पड़ेगा और ये सब, तो हम जान ही रहे हैं कि उन्होंने कुछ साधुओं को बुलाया, मठाधीश बता रहे हैं उनको, और उनकी वीडियो, उनकी फ़ोटो वायरल की। ऐसा कहते हैं 10 शीर्ष 10 साधु संत उन्होंने बुलाए, और उन साधु संतों को कहा ये SC ST OBC साधु संत हैं। SC ST OBC साधु संत सीतारमैया के साथ हैं। यानी कि सीतारमैया का कहना यह है कि हमारे जो भ्रष्टाचार का मामला है, इस मामले में जो संत हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। वो कोई लैंड घोटाले के मामले में सिद्धारमैया का कहना है कि संतों का, ये जो SC ST OBC संत नाम से संत बता रहे हैं, इनका कहना है कि ये सब सेंट्रल की साजिश है, परेशान करने का तरीका है। ना ट्रायल फेस करेंगे, ना इन्वेस्टिगेशन फेस करेंगे, ना ट्रायल फेस करने के बाद कोर्ट के सामने जाएंगे, कोर्ट के सामने एविडेंस भी नहीं देंगे और उसको फेस भी नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि साधुओं को विभाजित करेंगे। देश में भारतीय जनता पार्टी की जो जान है या जो बैकअप है वो साधु संत है, क्योंकि हर कार्यक्रम में उनके साधु संत सामने दिखाई देता है। साधु संत है जो हिंदुओं को एकत्रित करता है, हिंदुओं को एक रखता है। और साधु संत अपनी, उनकी कोई जाति नहीं होती, वो भगवा पहन लेते हैं तो वो सामान्य प्राणियों से थोड़े ऊपर उठ जाते हैं और वो फिर सबको एक समान देखते हैं। लेकिन कांग्रेस की ये जो तोड़ू फोड़ू नीति है कि भाई जाति व्यवस्था तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 1000 वर्ष से वो सफल ही होती है। मुसलमानों के समय पर भी सफल हुई, अंग्रेजों के समय पर भी सफल हुई। तो क्यों नहीं कांग्रेस अब उसी पर दांव लगाती है कि साहब केवल SC ST OBC पर दांव लगाएंगे और दांव लगाकर देश को विभाजित करेंगे, देश को जातियों में विभाजित करेंगे, वर्णों में विभाजित करेंगे, कार्यों में विभाजित करेंगे, एरिया में विभाजित करेंगे, गोरा काला में विभाजित करेंगे, क्षेत्रवाद में विभाजित करेंगे, भाषाओं में विभाजित करेंगे। ये उन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, भाई यही एक तरीका है ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनको हल्का करने का। सीतारमैया ने, या जो इस समय कांग्रेस की सरकार है, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीतारमैया का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को बड़ी लैंड अलॉटमेंट किया गया है। और बड़ी लैंड अलॉटमेंट का मतलब ऐसे स्थानों पर वो जमीनें दी गई हैं जो करोड़ों रुपए की बनती हैं, जिनका हिसाब बड़ा लंबा है। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा उनको सिविक एनिमिटीज के नाम से बहुत सारी जमीन अलॉट की गई है। नाम राहुल खड़गे। अब राहुल खड़गे की जो जमीनों का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के एक MP या लीडर लहर सिंह सिरोया ने उठाया और उन्होंने उसके एविडेंसेस देने शुरू किए और कहा कि भाई ये इनके बेटे को जमीन अलॉटमेंट, क्या वही चल रहा है जो कि हरियाणा में जब हुड्डा सरकार हुआ करती थी, तो हुड्डा सरकार के समय पर हरियाणा में जो कुछ जीजा जी को के साथ हुआ, वो DLF वाला मामला, बड़े लंबे स्तर पर हाईवेज निकाले गए उनके खिलाफ, उनके उनके अगल बगल जमीनें खरीदी गई, तमाम तमाम, वो तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। अब क्या वही वाड्रा वाला कांड यहाँ यहाँ भी किया जा रहा है? क्योंकि वाड्रा वाले कांड में अभी तक जो पुलिस है या जो व्यवस्था है उसने वाड्रा को छुआ नहीं है। शायद इसलिए ने छुआ हो कि कहीं वाड्रा या इनको छू लिया तो शेख हसीना वाला हाल ना हो जाए, कहीं कहीं सरकार ही ना हिल जाए, कहीं विपक्षी इनकी गिरफ्तारियों को लेकर सामने ना आ जाए। ये भी संभव है कि इस प्रकार की डेमोक्रेसी में सबको साथ लेकर चलते चलते सारे सारी हजार्डियस एक्टिविटी या सारी कठोर एक्टिविटी एक साथ नहीं की जाती। अभी केजरीवाल ट्रायल पर चल रहे हैं और केजरीवाल के ऊपर वो किया जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर हाथ रखने में थोड़ी हो सकता है मुसीबत आ रही हो या डर भी लग रहा हो। ये संभव है कि एजेंसियों को लग रहा हो कि कहीं पीटे ना जाए।
ये जो मामला है वो ये ध्यान इनके ध्यान में है कि जब जीजा जी को नहीं आज तक पकड़ा गया तो क्या सीतारमैया के बेटे या फिर राहुल खड़गे को किया जा सकता है। अब उस पर राज्य सरकार ने डिफेंड करना शुरू किया है। राज्य सरकार का कहना है कि वो आईआईटीएन है, आईआईटी से पास होकर आए हैं, वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको हमने 50 करोड़ रुपए में वो उनको हमने जमीनें एज पर शेड्यूल दी हैं। कोई ऐसा नया काम नहीं है, अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए सीतारमैया को, ये खड़गे के बेटे को ये सब कुछ दिया गया। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पलटवार आया, वो पलटवार कैसा आया। अब उनके एक इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पाटिल हैं, वो उनका कहना ये था कि भैया जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय 116 एकड़ जमीन चाणक्य यूनिवर्सिटी को दी गई थी। चाणक्य यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए में वो जमीन दी गई थी, जबकि उस जमीन की कीमत 187 करोड़ थी। यानी कि राज्य सरकार को 137 करोड़ रुपए का घाटा आया जब चाणक्य यूनिवर्सिटी को जगह दी गई। इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी में इनको फर्क नहीं मालूम, एक जगह इंडस्ट्री लगाना, एक जगह यूनिवर्सिटी लगाना। तो यूनिवर्सिटी को दी गई। और भाई चाणक्य यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटियों को इस तरह की जगह अलॉट की जाती, चाणक्य यूनिवर्सिटी को जगह दी गई। ये कैसे वेरीफाई करें कि भाई चाणक्य यूनिवर्सिटी को जो जमीन है वो सिद्धांत के खिलाफ है। उसके लिए एक शब्द बड़ा आसान इन्होंने गढ़ लिया। अब की बार ये नहीं कहा कि वो बीजेपी वालों को दी गई, अब की बार नहीं कहा, क्योंकि उनके पास कोई नाम ऐसा नहीं कि ये कहा जा सके कि बीजेपी के किसी लीडर से इनके संबंध है। ऐसा कोई नाम उनके पास नहीं है इस यूनिवर्सिटी के ओनर्स में जिसमें ये कहा जाए कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसको इसको कोई आरएसएस का कार्यकर्ता या आरएसएस का वो चला रहा हो। इन्होंने कहा कि वो आरएसएस से संबंधित लोग हैं, ये यूनिवर्सिटी जो है वो आरएसएस से संबंधित है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को सस्ते दामों में देकर इन्होंने ये किया है, वो किया है जो। अब आरएसएस को समझते हैं कि भाई आरएसएस का नाम ही क्यों लेते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बता पा रहे उनके पिताजी या इनके परिवार के लोग जो चाणक्य यूनिवर्सिटी चला रहे हैं वो आरएसएस के किस पद पर हैं। आरएसएस एक्चुअली लाभ ये लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आरएसएस का कोई भी रजिस्टर नहीं बनता। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सदस्य हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो स्वयंसेवकों की कोई सूची नहीं बनती, उसका कोई रजिस्टर नहीं बनता, उसका कोई एडमिशन फॉर्म नहीं होता, उसका कोई आई कार्ड नहीं बनता। यहाँ तक कि प्रशिक्षण में जो लोग प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं, प्रशिक्षण मतलब प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण होते हैं, प्राथमिक वर्ग के प्रशिक्षण होते हैं, वो प्रशिक्षण उस बात के होते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटियां या कॉलेज नहीं पढ़ाते, जो रह जाता है वो वहाँ पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं, राष्ट्र क्या है, वो पढ़ाते हैं हिंदुत्व क्या है, राष्ट्र का वैभव क्या है, राष्ट्र की वैभवशाली परंपरा क्या है, आगे आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, राष्ट्र ने क्या क्या चैलेंजेस भुगते हैं, पीछे इतिहास में भारत के साथ क्या क्या हुआ, और हिंदुत्व क्या है, हिंदू कौन है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम कैसे। ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होनी चाहिए, कॉलेज के सिलेबस में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो अपने प्रशिक्षण वर्ग में चलाते हैं, उसके साथ शारीरिक करवाते हैं। अब प्रशिक्षण वर्ग में जो लोग जाते हैं उनका जो प्रवेशिका होती है, यानी कि उनकी जो एडमिशन कार्ड होता है, वो एडमिशन कार्ड भी बाहर जिस दिन वो समाप्त होगा उस दिन वो एक डब्बे में डलवा दिया जाता है कि भाई इसमें डालकर जाओ। यानी कि वो कार्ड भी आप नहीं रख सकते जिससे ये आप बताएंगे मैं फलाना प्रशिक्षण करने गया था, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, या कौन सा प्रशिक्षित हूँ। तो पता कैसे लगता है देश भर को कि भाई प्रशिक्षण किस, ये प्रशिक्षित है कि नहीं है। कार्यकर्ता कार्यकर्ता से बात करते समय समझ जाता है। वो वो एक संघ में एक दूसरे से वार्ता करते हैं, वार्ता में समझ जाते हैं कि ये हमारा कार्यकर्ता है कि नहीं है, इसका विचार हमसे मिलता कि नहीं मिलता, ये प्रशिक्षित है कि नहीं है। चार बातें करने के बाद ही पता लग जाता है कि वाकई में कौन। और मजे की बात संघ की यह है कि संघ अपने एक एक कार्यकर्ता को पहचानता है, उसकी एक बड़ी खतरनाक टाइप की बड़ी बड़ी सी एक हायरार्की है, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए देश में रहते हैं। तो एक जगह से वो हायरार्की ऐसी है कि पूरे देश को एक साथ कवर किया जा सकता है, और कोई भी बाहर का अनवांटेड तत्व अगर घुस जाएगा तो उसकी पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है कि ये हमारा स्वयंसेवक प्रशिक्षित स्वयंसेवक नहीं है या अपेक्षित स्वयंसेवक नहीं है। तो जब आरएसएस की कोई सूची नहीं है, आरएसएस का कोई लिस्ट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, तो बड़ी आसानी से ये कहना
आसान हो जाता है कि साहब ये आरएसएस के सदस्य हैं। ये भी संभव है कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी संख्या ऐसी हो जो बचपन में कभी न कभी शाखा गए हों और शाखा में खेलकूद किए हों। ये संभव है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते समय कभी न कभी शाखा गए हों और शाखा में जुड़े रहे हों, बाद में कांग्रेस में आ गए। तो वो भी तो स्वयंसेवक हैं जो तुम्हारे बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी में ये संभव है कि संघ का स्वयंसेवक कभी न कभी संघ की शाखा में गया हो और आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बड़ा पद लिए हो। वो उसको भी आरएसएस वाला ही कहेंगे। शुक्र ये है कि सिद्धरमैया के बेटे और खड़गे के बेटे को आरएसएस का सदस्य नहीं बता दिया। बस इतना जरूर कह दिया कि चाणक्य यूनिवर्सिटी के जो 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 चाणक्य यूनिवर्सिटी बनी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्लॉट पर बनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके पीछे है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयंसेवक हैं और ये जो है 137 करोड़ का घाटा हुआ। इस तरह की राज्य सरकारें घाटा उठा करती रहती हैं। इसलिए खड़गे के बेटे को भी जो दिया गया है, राहुल खड़गे को, वो कोई ऐसा विषय नहीं है और वो सामान्य विषय है। एरोस्पेस सिटी के अंदर बड़ी महंगी जमीनें इनको अलॉट कर दी गई। सवाल यह है कि कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म बनाई है, ट्रस्ट के नाम से की गई है। ट्रस्ट क्या भारत के विकास में भाग लेने वाली है या ट्रस्ट केवल प्रॉपर्टी को सहेजेगी और ये बैठेंगे ट्रस्ट के नाम से? ये बहुत सारे प्रश्न बोलता है। लेकिन ये बात पक्की है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय चरित्र है, भ्रष्टाचार के मामले में कहें, व्यक्तिवाद के मामले में कहें या फेवरलिज्म के मामले में कहें, वो सारी चीज़ें, या फिर हम तुष्टिकरण के मामले में कहें, वो सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और जो चुनाव चल रहा है, इन चुनावों में कांग्रेस चुनाव लड़े उससे पहले ही ये चीज़ें निकलकर सामने अपने आप आने लगीं और इनके चरित्र को दर्शाने लगीं। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में इनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी कांग्रेस, ये तो वो ही जाने। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि बहुत कुछ गलत चल रहा है, वो दिख भी रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।